तो फ्रेंड्स 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिजिक्स की ऐसी कौन सी ब्रांच है दोस्तों जिसके अंदर हम मोशन का स्टडी करते हैं? तो फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसका नाम है मैकेनिक्स, उसके अंदर हम मोशन का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या हुआ? इट इज़ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन। मोशन का स्टडी करने वाली जो ब्रांच है उसको मैकेनिक्स बोला जाता है। अब दोस्तों मैकेनिक्स भी दो पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहला पार्ट है स्टैटिक्स और दूसरा पार्ट है काइनेटिक्स। स्टैटिक्स मतलब एब्सेंस ऑफ मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगा तो उसको स्टैटिक्स बोला जाता है, उसकी स्टडी को स्टैटिक्स बोला जाता है। और काइनेटिक्स मतलब प्रेजेंस ऑफ मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, मूव कर रहा है और उसका स्टडी आप कर रहे हो तो वो काइनेटिक्स के अंदर होगी। तो स्टैटिक्स क्या हुआ? इट इज़ स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है और आप उसका स्टडी कर रहे हो तो वो स्टैटिक्स के अंदर आएगा दोस्तों। तो सपोज यहाँ पे एक पत्थर है जो रेस्ट पे है, मोशन में नहीं है, इसका आप स्टडी कर रहे हो तो दोस्तों वो स्टडी स्टैटिक्स के अंदर, मतलब आप स्टैटिक्स पढ़ रहे हो। ठीक है, और काइनेटिक्स का मतलब क्या है? इट इज़ स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है और आप उसका स्टडी कर रहे हो तो वो दोस्तों आएगा काइनेटिक्स के अंदर। एग्जांपल के लिए सपोज यहाँ पे एक कार है, जो दोस्तों ये कार मूव कर रही है, मोशन में है, तो अगर आप इस कार का स्टडी कर रहे हो तो आप काइनेटिक्स पढ़ रहे हो। और दोस्तों काइनेटिक्स के भी दो पार्ट्स हैं, एक है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। तो काइनेटिक्स के दो पार्ट्स हैं दोस्तों, एक है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक क्या हुआ? तो देखते हैं दोस्तों काइनेमेटिक्स क्या है। तो काइनेटिक्स है इट इज स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। मतलब काइनेमेटिक्स में हम मोशन का स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट के, लेकिन हम उस मोशन के कॉज को स्टडी नहीं करते। क्या कॉज हो सकता है? फोर्स की वजह से मूव कर सकती है ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो उस फोर्स की स्टडी हम काइनेमेटिक्स में नहीं करते। डायनेमिक्स क्या है दोस्तों? इट इज स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन विद कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन क्या हो सकता है? फोर्स हो सकता है। तो अगर आप उस कॉज के साथ, उस फोर्स के साथ मोशन का स्टडी कर रहे हो तो आप डायनेमिक्स पढ़ रहे हो दोस्तों। और विदाउट आप फोर्स मोशन की स्टडी कर रहे हो तो आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो। एग्जांपल के लिए देखते हैं यहाँ पे, काइनेमेटिक्स की स्टडी में दोस्तों फोर्स नहीं होगा। जैसे कि न्यूटन के जो इक्वेशंस हैं उनको काइनेमेटिकल इक्वेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इक्वेशंस क्या है देखिए दोस्तों, पहला इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे फोर्स है क्या? नहीं है, वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन दिखेगा आपको, टाइम दिखेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन है। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है आपको, वेलोसिटी दिख रही है, एक्सेलरेशन दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, लेकिन फोर्स नहीं है यहाँ पे। तीसरा इक्वेशन क्या है दोस्तों? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, तो यहाँ पे भी फोर्स नहीं है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हमने फोर्स कंसिडर नहीं किया है, इसीलिए इनको काइनेमेटिकल इक्वेशंस बोला जाता है। ठीक है, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है? इट इज स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी स्टडी करते हैं हम, लेकिन वहाँ पे फोर्स कंसिडर नहीं करते, सिर्फ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट दिखेगा आपको वहाँ पे। और डायनेमिक्स क्या होता है? यहाँ पे आप मोशन का स्टडी करते हो ऑब्जेक्ट के, लेकिन फोर्स को कंसिडर करते हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए दोस्तों, सन है और सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है। अर्थ सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व करती है? जैसे कि हमें पता है दोस्तों, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और ये सर्कुलर मोशन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम सेंट्रीपेटल फोर्स बोलेंगे। तो अगर अर्थ के मोशन का आप स्टडी कर रहे हो दोस्तों और इस फोर्स को आपने कंसिडर किया है, ये सेंट्रीपेटल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स को आपने कंसिडर किया है, तो वो स्टडी होगी दोस्तों डायनेमिक्स के अंदर। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे एक कार मूव कर रही है और इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो आप कंसिडर कर रहे हो, तो वो डायनेमिक्स पढ़ रहे हो आप। लेकिन सिर्फ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, ये आप इसका पढ़ रहे हो तो आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में दोस्तों आपको वेलोसिटी दिखेगी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। डायनेमिक्स में आप क्या पढ़ते हो? डायनेमिक्स में आप फोर्स पढ़ते हो। ठीक है, मोमेंटम, पावर, एनर्जी, ऐसे टर्म्स अगर आप देख रहे हो तो दोस्तों आप डायनेमिक्स पढ़ रहे हो। ये बात आप ध्यान में रखिए। एक बात यहाँ पे और समझनी है दोस्तों आपको कि मोशन इज स्ट्रिक्टली अ रिलेटिव कंसेप्ट। मोशन ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये आप उसको कहाँ से स्टडी कर रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बस है और इसके अंदर एक पर्सन है। इस पर्सन का आपको स्टडी करना है दोस्तों। और अगर आप यहाँ से बाहर से, इस रोड पर से या ग्राउंड से आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऐसा आपको एज्यूम करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट की स्टडी अगर दोस्तों आप उस बस के अंदर से करते हो तो आपके हिसाब से अब ये ऑब्जेक्ट दोस्तों मोशन में नहीं है, आपको ये रेस्ट पे एज्यूम करना है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है दोस्तों मोशन इज स्ट्रिक्टली अ रिलेटिव कंसेप्ट। अगर इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से देखोगे तो आपके हिसाब से ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, लेकिन उसी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से देखोगे, इसको रेफरेंस फ्रेम बोला जाता है। जहाँ से आप ऑब्जर्व करते हो उसको रेफरेंस फ्रेम बोला जाता है। यहाँ के रेफरेंस फ्रेम से ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, लेकिन यहाँ के रेफरेंस फ्रेम से ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा दोस्तों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आपके रिलेटिव नहीं मूव कर रहा है। आप दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो है। ठीक है, इसीलिए मोशन को रिलेटिव कंसेप्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है दोस्तों मोशन के टाइप्स का, इसको हम इस वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले देखते हैं दोस्तों एरिस्टोटल फैलेसी क्या है। तो दोस्तों ये एरिस्टोटल फैलेसी क्या है? तो दोस्तों 384 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट,
मतलब आज से करीबन 2400 साल पहले एरिस्टोटल नाम के एक इंसान थे। उन्होंने मोशन को पढ़ना शुरू किया और उन्होंने मोशन के बारे में दुनिया को एक बात बताई जो बात गलत थी। इसीलिए इस बात को एरिस्टोटल फैलेसी बोला जाता है। फैलेसी का मतलब गलत समझ। एरिस्टोटल की वो गलत समझ थी। तो ऐसी क्या गलत बात एरिस्टोटल ने दुनिया को बोली, ये हम अभी देखते हैं। एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है, ऐसे एरिस्टोटल ने बताया। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ये सही बात नहीं है। ठीक है, ये उनकी गलत समझ थी, इसी वजह से इसको फैलेसी बोला जाता है। तो ये गलत कैसे है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज दोस्तों यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है जो 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जाके रुक जाएगा। दोस्तों ये बॉल जो है यहाँ पे जाके क्यों रुका, इसकी दो वजह हैं दोस्तों। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे ये सरफेस इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाए, इस डायरेक्शन में लगाएगा, और यहाँ पे जो एयर पार्टिकल्स हैं, ये एयर पार्टिकल्स भी इस मोशन को रेजिस्ट करेंगे। तो ये एयर पार्टिकल्स और ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जाके रुक जाएगा। तो यहाँ पे तो दोस्तों एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसको 10 मीटर पर सेकेंड से अगर आपको कंटिन्यूस मूव करना है तो आपको यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये बात सही है। लेकिन अगर यही बॉल दोस्तों अगर ये वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, सपोज ये वैक्यूम है, स्पेस में, और ये 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है वैक्यूम में। अब यहाँ पे ना एयर प्रेजेंट है ना कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो अगर 10 दिन के बाद भी आप देखोगे तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से ही ट्रैवल कर रहा होगा। अगर इसके बीच में कुछ नहीं आया तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से ही ट्रैवल कर रहा होगा। अगर आप इस एक साल के बाद देखोगे तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से ही ट्रैवल कर रहा होगा। मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से हमेशा हमेशा के लिए ट्रैवल करेगा। तो अब इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है क्या दोस्तों, नहीं लग रहा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात दोस्तों गलत साबित होती है। जो एरिस्टोटल ने बोला कि किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है, ये यहाँ पे गलत साबित होती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है स्पेस के अंदर, लेकिन इसको कोई मूव नहीं कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये एरिस्टोटल ने जो बोला ये गलत साबित होता है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वो क्या है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट ये दोनों भी नेचुरल स्टेट है। ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट ये भी नेचुरल स्टेट है। मतलब रेस्ट पे रहने के लिए किसी फोर्स की, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन भी दोस्तों नेचुरल स्टेट है बॉडी का। यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए भी कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है दोस्तों। यहाँ से न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो आया है। तो अब हम देखेंगे दोस्तों न्यूटन के 3 लॉज। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना है दोस्तों न्यूटन का फर्स्ट लॉ, तो देखिए क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन इन इट्स स्टेट इफ़ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसका मतलब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो अपना स्टेट तब तक चेंज नहीं करता है जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर एक्ट नहीं होता है। ओके, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना ही पसंद करेगा जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं होगा। और कोई ऑब्जेक्ट अगर दोस्तों यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना पसंद करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं होगा। तो ये अपना स्टेट ना चेंज करने की जो टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की, इसको इनर्शिया बोलते हैं दोस्तों। इसीलिए जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसको दोस्तों लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ठीक है, और अगर दोस्तों आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर का लॉ पढ़ोगे तो वो भी आसान है। टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसे दिखा है, देखिए दोस्तों लॉ ये, एवरी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट मतलब उसमें जान नहीं है उस ऑब्जेक्ट में, या फिर रोबोट नहीं है वो। ठीक है, जैसे कि पत्थर, कागज़, इसको आप बोल सकते हो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। एवरी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है दोस्तों इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ये कंटिन्यू करता है उसका स्टेट ऑफ रेस्ट को या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को, अनलेस एंड अनटिल, जब तक इट इज़ एक्टेड अपॉन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं होता तब तक वो उसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है इसको चेंज नहीं करता, इसको कंटिन्यू रखता है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो ये तो था दोस्तों न्यूटन का पहला लॉ। न्यूटन का पहला लॉ क्या है देखिए फिर से, कोई भी ऑब्जेक्ट उसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है उसको तब तक कंटिन्यू रखेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है। या फिर आप बोल सकते हो अगर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट पर नहीं लग रहा है तो उसका स्टेट नहीं चेंज करेगी। स्टेट मतलब क्या, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो अब देखते हैं दोस्तों हम न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है।
तो फर्स्ट लॉ में हमने देखा दोस्तों कि हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो फिर अगर एक्सटर्नल फोर्स होगा तो क्या होगा, तो दोस्तों वेलोसिटी चेंज करेगी, वेलोसिटी चेंज करेगी। ये ऑब्जर्व किया न्यूटन ने, ठीक है, और यहाँ से उन्होंने न्यूटन का ये जो सेकेंड लॉ है ये लिखा है। तो फोर्स के वजह से वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है मतलब एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स के वजह से ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन होता है, ये सेकेंड लॉ है। तो ये जो फोर्स है ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको अगर इक्वल टू साइन में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद न्यूटन को समझा कि ये जो कांस्टेंट है वो ऑब्जेक्ट के मास जितना होता है, तो ये हो गया F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर किसी ने आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ पूछा तो आप डायरेक्टली फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन बता सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पुट करना होगा F इज इक्वल टू एम इंटू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो m को हम अंदर लेके जाते हैं, यहाँ पे क्या होगा देखिए एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, ये मोमेंटम होता है, ये हम देख चुके हैं। तो m इंटू फाइनल वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम माइनस m इंटू इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, ये क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय टाइम होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम को हम क्या बोलेंगे, चेंज इन मोमेंटम। कितना चेंज हुआ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज इक्वल टू फोर्स होगा, ठीक है दोस्तों। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बोला जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये फोर्स से प्रोपोर्शनल में होगा, ओके। यही दोस्तों न्यूटन का सेकेंड लॉ है मोशन का। तो लॉ क्या देखिए दोस्तों, न्यूटन का सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये रिजिड बॉडी क्या होती है इसको हम पढ़ेंगे, सिर्फ इतना ध्यान में रखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम देखते हैं दोस्तों न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ क्या देखिए दोस्तों, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये फोर्स के बारे में बोला जा रहा है, तो फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो सपोज दोस्तों यहाँ पे अर्थ है, ये अर्थ है और यहाँ पे एप्पल है। तो जब दोस्तों अर्थ एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी विथ अ फोर्स F, तो एप्पल भी दोस्तों इसको रिएक्शन फोर्स देगा, एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा विद द सेम फोर्स। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये फोर्स जो एप्पल लगाएगा अर्थ पे वो भी सेम होगा लेकिन अपोजिट होगा, ओके, इसका ये मतलब है। और एक एग्जांपल देखिए, सपोज दोस्तों यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ पे एक वॉल है, इस वॉल को आप यहाँ से पुश कर रहे हो, ठीक है। तो आप वॉल पर एक फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, तो वॉल भी क्या करेगी दोस्तों, वॉल भी आपके हाथ के ऊपर एक सेम फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये रेड कलर का जो डायरेक्शन है ये वॉल पे लगने वाला फोर्स है, और ये जो ब्लैक कलर का जो है ये आपके हाथ पे लगने वाला फोर्स है। ये एक्शन फोर्स, ये रिएक्शन फोर्स। यहाँ पे देखिए ये एक्शन फोर्स, ये रिएक्शन फोर्स, ओके। एक्शन रिएक्शन के लिए एक और एग्जांपल समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एक मास है जो कि स्ट्रिंग से बांधकर यहाँ पे सीलिंग पे लटका दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो मास है ये स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा, तो स्ट्रिंग पर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। अब जैसे कि दोस्तों न्यूटन का जो लॉ है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये स्ट्रिंग भी तो इस मास को ऊपर खींचेगी, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स है, और ये जो फोर्स है ये स्ट्रिंग पर लगने वाला फोर्स है। इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग पर लगने वाला फोर्स देखिए नीचे की डायरेक्शन में है, ये होगा स्ट्रिंग पर लगने वाला फोर्स, और ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स, ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, स्ट्रिंग ऊपर की तरफ खींचेगी, तो ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स ऊपर होगा, ठीक है। जैसे कि ये जो फोर्स है स्ट्रिंग के अंदर का, ये हम टेंशन से दिखाते हैं, तो इसको हम टी नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन दिखेगा आपको, ये जो टेंशन है ये स्ट्रिंग पर लगने वाला टेंशन है, और ये जो टेंशन है ये इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला टेंशन है, ये इक्वल और अपोजिट होंगे। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम ये कंसेप्ट एक बार और देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब जो एक पार्ट रह चुका है टाइप्स ऑफ मोशन, इसको हम देखते हैं दोस्तों।
तो अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ मोशन। तो अभी तक दोस्तों हमने 3 टाइप्स के मोशन देखे हैं। पहले देखिए लीनियर मोशन, फिर सर्कुलर मोशन देखिए, और फिर पैराबोलिक। तो दोस्तों ये मोशंस होने के लिए कंडीशंस क्या होती है इसको हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों पैराबोलिक मोशन होने के लिए क्या कंडीशंस होनी ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्ट पैराबोलिक मोशन कब करेगा, देखिए दोस्तों, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे फेंका है इनिशियल वेलोसिटी से और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट पैराबोलिक मोशन करेगा। तो इसकी कंडीशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है दोस्तों, एक्सेलरेशन जो है ये एक्सेलरेशन इज़ नॉट इन लाइन विथ यू इस लाइन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जी इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये एक लाइन में नहीं है। तो ये कंडीशन हो गई दोस्तों पैराबोलिक मोशन की, ठीक है। तीसरी कंडीशन, एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू आउट। एक्सेलरेशन देखिए दोस्तों हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट लग रहा है, तो ये पैराबोलिक मोशन होगी यहाँ पे। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज दोस्तों आपने एक ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली इनिशियल वेलोसिटी से कुछ तो फेंका ऐसे। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है दोस्तों, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, जी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्या, इनिशियल वेलोसिटी इज़ नॉट 0, जी इज़ नॉट इन लाइन विथ यू के लाइन में एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। और एक्सेलरेशन जी कांस्टेंट है, तो दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा ये ऐसे नीचे आएगा थोड़ी देर के बाद, और ये पैराबोलिक मोशन है, ये पैराबोलिक पाथ ट्रेस करेगा, ठीक है। दूसरी टाइप की मोशन क्या है देखिए दोस्तों, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द सर्कमफरेंस मूव कर रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन हुई। तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखिए दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी 0 अगर नहीं होगी और एक्सेलरेशन हमेशा इनिशियल वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर आ चुका है तो एक्सेलरेशन देखिए, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ये हम देख चुके हैं। इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट होता है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और जो एक्सेलरेशन होगा उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, ठीक है। यहाँ पे जाने पर देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, तो हमेशा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर रहेंगे। तो सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशन क्या है, अगर दोस्तों वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, या फिर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी को हर एक पॉइंट पे, तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। तीसरी मोशन है दोस्तों यहाँ पे लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो अगर दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो भी लीनियर मोशन हो सकती है, या फिर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो भी लीनियर मोशन हो सकती है। लेकिन एक और कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो एक्सेलरेशन मस्ट बी इन लाइन विथ यू। अगर एक्सेलरेशन एक ही लाइन में एक्ट होगा इनिशियल वेलोसिटी के, तभी लीनियर मोशन होगी। और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है दोस्तों तो एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लीनियर मोशन करवा सकता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सपोज एक बॉल है दोस्तों, इस बॉल को आपने ऐसे ऊपर फेंका है, इस डायरेक्शन में ऊपर फेंका है, तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है यहाँ पे। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है दोस्तों, एक्सेलरेशन देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इसी लाइन में है, एक ही लाइन में एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। एक कार है दोस्तों जो यू वेलोसिटी से मूव कर रही है, यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, तो अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोस्तों ये होगी या फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी जो एक ही लाइन में होगी इनिशियल वेलोसिटी के, तो ये जो कार है ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, ठीक है। अब समझते हैं दोस्तों इस कंडीशन को। तो सपोज ये एक स्लोप है दोस्तों, इस स्लोप पे एक ऑब्जेक्ट है, इस पर किसी भी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन होगा तो ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा ऐसे। एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, ठीक है। तो अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है पहले, तो किसी भी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इसमें स्ट्रेट लाइन मोशन करवा सकता है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ये पार्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो लॉजिकली भी आप, अगर कोई एमसीक्यू इस पे आता है तो लॉजिकली भी आप इसका जवाब दे सकते हो। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।